अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद महीनों से हम ये ख़बरें सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट एक फ़ायरवॉल इंस्टॉल करने की कोशिश कर रही है ताकि वो इंटरनेट पे पाया जाने वाला मवाद कंट्रोल कर सके, उसको मॉनिटर कर सके। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये फ़ायरवॉल है क्या और ये क्या कर सकती है और ये क्या स्पेशली नहीं कर सकती, और उसके बाद इसको बनाने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और उसके बाद इसका फ़ायदा किस किस को हो सकता है और किस तरह ये फ़ायरवॉल इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि इस फ़ायरवॉल से आप क्या अचीव कर सकते हैं, आप पॉसिबली इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फ़ायरवॉल आपको किस लेवल तक की कंट्रोल आपको प्रोवाइड करेगी। तो पॉसिबिलिटीज़ में ये हैं कि आप इस फ़ायरवॉल से वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में यूट्यूब ना चले तो आप यूट्यूब को ओवरऑल ब्लॉक कर सकते हैं, आप टिकटॉक को ओवरऑल ब्लॉक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप इस फ़ायरवॉल के साथ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप डेटा सेंसर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई यूट्यूब की वीडियो है जो कि आप चाहते हैं कि ना पाकिस्तान में चले या फिर वो लोगों तक ना पहुँचे, तो आप उसको सेंसर कर सकते हैं ताकि वो यूट्यूब की फीड पे ना शो हो। जो यूज़र उसे देखना चाह रहा है वो यूज़र उसे देख ना सके। अब ये चीज़ बहुत मुश्किल है अचीव करनी, पर ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्यों इतनी ज़्यादा मुश्किल है, पर एट द एंड ऑफ द डे आप पॉसिबली इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो आप इस फायरवॉल से अचीव कर सकते हैं वो ये है कि आपका जितना भी अनइनक्रिप्टेड डेटा है, जो अनइनक्रिप्टेड नेटवर्क रिक्वेस्ट हैं लाइक HTTP रिक्वेस्ट जो आपकी बग़ैर सिक्योर सर्टिफिकेट के सेंड होती हैं, वो ये फायरवॉल रीड भी कर सकती है और उसको ये फायरवॉल मॉडिफाई भी कर सकती है। इसके अलावा आप लो लेवल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं यूज़र्स की। आप ये नहीं कर सकते कि आप देख सकेंगे एक यूज़र दिन में क्या क्या चीज़ें देख रहा है, पर आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में यूज़र ज़्यादातर क्या चीज़ देख रहे हैं या फिर कौन सी वीडियोस ज़्यादा देख रहे हैं, उसके अलावा कौन सी वेबसाइट ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं या फिर कौन से ट्वीट्स ज़्यादा देख रहे हैं, कौन से यूज़र्स की प्रोफाइल ज़्यादा देख रहे हैं। ये चीज़ आप डाटा साइंस से अपने फायरवॉल के लॉग्स से ये चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। आप इस चीज़ को प्लॉट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके यूज़र का बिहेवियर किस चीज़ की तरफ ज़्यादा है। अब आ जाए उन चीज़ों पर जो कि इम्पॉसिबल हैं या फिर हम कहें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक फायरवॉल के लिए वो करना। तो उसमें से सबसे पहले जो है वो है आपके व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, कोई भी फायरवॉल नहीं रीड कर सकती। वो बेसिकली व्हाट्सएप खुद के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वो खुद आपके मैसेजेस रीड कर सके। वो दो ही केसेस में पॉसिबल है, या आप जिस यूज़र ने मैसेज सेंड किया है उसकी डिवाइस से रीड करें या जिस यूज़र को मैसेज रिसीव हुआ है उसकी डिवाइस से रीड करें बिकॉज ऑफ एंड टू एंड इनक्रिप्शंस। सेम केस है वॉइस कॉल्स के केस में भी और वीडियो कॉल्स के केस में भी, वो भी ऑन ट्रांजिट इनक्रिप्टेड होती हैं, तो आप रास्ते में उन्हें इंटरसेप्ट करके ना ही लिसन कर सकते हैं ना ही उन्हें आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटीज़ में ये चीज़ है कि आप किसी सिंगल यूज़र पर स्पाई नहीं कर सकते, आप उस पर नज़र नहीं रख सकते कि भाई ये यूज़र क्या देख रहा है। उसके भी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, क्योंकि आपका IP एड्रेस सेम नहीं रहता, आप हर वक्त एक जगह पर नहीं रहते, और फायरवॉल इतनी सोफिस्टिकेटेड होती भी नहीं है कि वो एक यूज़र पर लगातार नज़र रख सके। हाँ, आप एक आम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सिटी में या एक एरिया में या एक टावर के एरिया में यूज़र्स कौन सी चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं या कौन सी साइट ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया कि वो चीज़ पॉसिबल है। पर व्हाट्सएप के मैसेजेस रीड करना या फिर और किसी मैसेजिंग सर्विस के मैसेजेस रीड करना जो कि इनक्रिप्टेड हैं, जो कि ऑन ट्रांजिट इनक्रिप्टेड हैं, वो भी इम्पॉसिबल है। और उसके अलावा आप क्या पोस्ट कर रही हैं या जो रिक्वेस्ट आप HTTPS के थ्रू सेंड करते हैं, वो फायरवॉल के पास जाएंगे, उन्हें ये तो पता लगेगा कि भाई इस वेबसाइट पर आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की है, पर वो जो रिक्वेस्ट आपने सेंड की है वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। अगर कर भी सकती है तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि फायरवॉल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ और इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या पेश आ सकते हैं इस फायरवॉल को बिल्ड करने में। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो डेवलपमेंट या टेक्निकल चैलेंजेस हैं उसमें से सबसे पहली चीज़ है कि हमें कंटेंट आइडेंटिफिकेशन और फिल्टरिंग। अब एक वीडियो या एक ट्वीट या कुछ भी एक पिक्चर जब अपलोड होती है, अगर वो कंटेंट वायरल होने वाला कंटेंट है
तो वो एक अकाउंट पर तो रहेगा नहीं, और उसके बाद आपको वो उतनी ही जल्दी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर एक यूज़र ने वो चीज़ अपलोड की है, आपको मैंने पहले भी बताया कि आप अपलोड पे वो नहीं चेक कर सकते कि यूज़र क्या अपलोड कर रहा है, आप उसे वहीं पर सेंसर कर दें। अगर आप वो चेक कर सकते हैं फिर भी आप एक एक वीडियो, एक एक इमेज स्कैन करके नहीं देख सकते कि ये इमेज ठीक है या नहीं है, तो वो चीज़ तो इम्पॉसिबल है कि आप अपलोड टाइम पे चेक करेंगे ये कंटेंट ठीक है या नहीं है। जब अपलोड हो गया है फिर उसके बाद आपने वो कंटेंट उतनी ही जल्दी आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ ठीक नहीं है या ये चीज़ हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठती, हमने ऐसे फ़िल्टर करना है। तो आपको उतने सबसे ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे कि उस वीडियो के वायरल या उस ट्वीट के वायरल होने से पहले पहले आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद आपको वो अपने सिस्टम में फ़िल्टर करनी है कि ये ट्वीट, ये वीडियो या ये इमेज आगे मज़ीद यूज़र्स को ना शो हो। और उसके बाद अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो नेक्स्ट चैलेंज आपके पास ये है कि आपको जो फ़िल्टरिंग करनी है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करनी है और डिफरेंट डेटा पॉइंट्स पे करनी है। अब फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूब की वीडियो सेंसर करना चाहते हैं कि ये यूट्यूब की वीडियो ना चले या आवाम इसे ना देखे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वो वीडियो ब्लॉक करनी पड़ेगी कि वो वीडियो प्ले ना हो, या उस वीडियो पे जो भी आए उसे 404 कर दिया जाए कि ये वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती। और उसके बाद अब सिर्फ एग्जिस्ट ना करने से तो उसका फ़र्क पड़ना नहीं है कुछ, तो उसके लिए आपको ये भी करना पड़ेगा कि वो वीडियो आपके फीड पर भी ना शो हो, जो आपकी रिकमेंडेड फीड है। उसके बाद वो वीडियो आपके सर्च पर भी ना शो हो, उसके बाद वो वीडियो आपकी यूज़र की प्रोफाइल पर भी ना शो हो। तो लिंक पे तो आप वैसे भी नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि लिंक आपने ऑलरेडी ब्लॉक कर लिया है। पर उसके लिए इशू ये है कि अब जो यूट्यूब का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम है वो हर बार सेम तो रहता नहीं है कि आप एक एल्गोरिदम उस पर लगा दें जो उस पर आइडेंटिफाई करे वीडियो और उसे हटा दें। आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है कि आप HTTPS डेटा को भी सेंटर में इंटरसेप्ट करके उसमें से एक पीस रिमूव करके नीचे सेंड कर दें। अब उस डेटा को आप कितनी इफ़िशेंटली सर्च करके रिमूव कर सकते हैं, ये अब आपकी डेवलपमेंट टीम की एक्सपर्टीज़ पे जाता है कि वो कितने अच्छे एल्गोरिदम बना सकते हैं। अब दूसरा इशू ये है कि आपके लिए सिर्फ यूट्यूब है भी नहीं है, आपके लिए यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, उसके अलावा भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो कि आप सेंसर करना चाहते हैं, ये चीज़ आपको सबके साथ करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो रही है एज लॉन्ग एज हमारे नए सोशल मीडिया ऐप्स या नए सोशल मीडिया वेबसाइट्स ऐड हो रही हैं। चलें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सारी कम्प्लेक्सिटी भी, ये सारे एल्गोरिदम्स भी एक टीम ने बना ली हैं, उन्होंने सक्सेसफुली ये चीज़ अचीव कर ली है कि वो एक वीडियो ब्लॉक कर सकते हैं हर जगह से, टिकटॉक से भी, फेसबुक से भी, ट्विटर से भी। आप एक ट्वीट ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो वो आप फीड पे भी नहीं शो करना चाहते, ट्रेंडिंग में भी नहीं शो करना चाहते, कहीं पर भी वो ट्वीट ना शो हो। ये चीज़ तो आपने अचीव कर ली है। अब नेक्स्ट जो आपका इशू आएगा वो ये होगा कि आपकी जो ग्रोथ होगी डेटा की, आपने वो भी मैनेज करनी है। लाइक अभी आप एक वीडियो तो सेंसर कर नहीं रहे, ये वीडियो कितने हज़ारों लाखों की तादाद में अपलोड होंगी। अब 1000 वीडियो है, वो फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, तो वो 1000 की जगह 5 से 6 हज़ार हो चुकी होगी। तो आपको चंद ही महीनों में या चंद ही दिनों में मैं कहूँ ये डाटा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके सिस्टम को उसे अडाप्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। आपको इतना अच्छा सिस्टम चाहिए कि ये सारा डाटा प्रोसेस भी कर सके, इसको कहीं पे स्टोर भी कर सके अगर आपको स्टोरेज की ज़रूरत है, अगर आप बाद में इस पर प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं, और उसको वो उतनी जल्दी फ़िल्टर करके रिमूव भी कर सके। चलें इस पॉइंट को भी हम कहते हैं कि आपने ये भी अचीव कर लिया कि सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि वो ये सारे काम कर पा रहा है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो कि अनअवॉइडेबल है वो है कि VPNs। अब VPN आप कहेंगे कि VPN क्यों नहीं ब्लॉक किए जा सकते हैं। VPN का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तो VPN का एक स्पेसिफिक डोमेन नेम नहीं होता, जिस तरह facebook.com, instagram.com, tiktok.com ये चीज़ नहीं होता। VPN चलते हैं IP एड्रेसेस पे, और एक VPN सिंगल IP एड्रेस यूज़ भी नहीं करता कि आप उसको ब्लॉक कर दें। तो आप फॉर एग्जांपल मेहनत करके VPN डाउनलोड करके सारे उसके IP एड्रेस जितने भी एंड पॉइंट्स हैं सबको ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक VPN है भी नहीं है ना, आप प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे कहीं भी जाके सर्च करें, वहाँ आपको हज़ारों VPNs मिल जाएंगे। आप उन सब को कैसे ब्लॉक करेंगे। चलें अब ये चीज़
क्वाइट इम्पॉसिबल में आ रही है कि ये चीज़ अब पॉसिबल ही नहीं है। चलें हम कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ आपने अचीव कर ली है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि VPN लाजमी नहीं है किसी कंपनी का हो। अगर आप थोड़े से भी टेक सेवी हैं, आपको थोड़ा सा भी नेटवर्किंग का नॉलेज है, आप अपना VPN रोल आउट कर सकते हैं। आप बेसिकली एक सर्वर लेकर उस पर अपना VPN होस्ट कर सकते हैं जो कि आपका प्राइवेट होगा, और गवर्नमेंट को ना उसकी IP का पता चलेगा और ना उसकी इस चीज़ का पता चलेगा कि आप VPN से ये चीज़ एक्सेस कर रहे हैं। तो VPNs ब्लॉक करना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है। आप कर सकते हैं पर एट द एंड ऑफ द डे सारे VPN आप नहीं ब्लॉक कर सकते। यूज़र अपना VPN रोल कर लेगा या फिर मल्टीपल नए VPNs आ जाएंगे जो आपको साथ साथ ब्लॉक करने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा आप VPNs ब्लॉक करेंगे वो भी आपके डेटा में ऐड होंगे। चलें, अब ये तो से सारे टेक्निकल चैलेंजेस के जो कि डेवलपमेंट में आपको फेस हो सकते हैं। एज ए डेवलपर में ये आपको अपने नॉलेज के हिसाब से बता सकता हूँ। मेरा इतना ज़्यादा कुछ खास एक्सपीरियंस ना भी हो तो क्या पता कुछ नेटवर्किंग का बंदा जिससे अच्छी खासी नेटवर्किंग आती हो वो शायद मेरी कोई गलतियाँ दुरुस्त भी कर ले, कुछ ऐसी चीज़ें और भी ऐड कर ले कि जो इसमें मुश्किल हों या जिसमें हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े एक फायरवॉल बनाने के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, पर वो बहुत मेजर चीज़ है जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, अब पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से 5-6 करोड़ 7 करोड़ जितनी भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, उन सब यूज़र्स का डाटा आपको प्रोसेस करने के लिए एक अच्छा खासा डाटा सेंटर चाहिए, अच्छी खासी कंप्यूटिंग पावर चाहिए उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। ये फायरवॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर तो आपको मिल जाएगा, अब आपने उसे रन करना है तो वो इस तरह तो रन होगा नहीं कि आपने बस इंस्टॉल कर दिया तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। उसके लिए आपको अच्छे खासे सर्वर्स चाहिए ताकि वो अप रहे, और ये सर्वर्स नॉर्मल अमाउंट में होंगी भी नहीं। तो आपका एक दिन का जितना डाटा है आप उसे स्टोर करना चाहते हैं, आप या उसे सिर्फ प्रोसेस करके रिलीज़ करना चाहते हैं। अगर आप उसे सिर्फ प्रोसेस करके रिलीज़ करना चाहते हैं तो फिर फायरवॉल का कुछ खास फ़ायदा है नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपने डाटा स्टोर करना है फॉर डाटा साइंस रीजंस, या आपने उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, बाकी तो फिर फायरवॉल का कुछ मकसद नज़र आता नहीं है। तो फिर उसके लिए आपको अच्छी खासी स्टोरेज, अच्छा खासा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि उस चीज़ को रन कर सके। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी, अब गवर्नमेंट के पास तो ज़्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं है। मोस्टली इंटरनेट ट्रैफिक तो ISPs के थ्रू, एक्सचेंज पॉइंट्स के थ्रू जाती है, जैसे PTCL हो गया या आपकी सेलुलर कंपनीज होगी, टेलीनॉर, यूफोन, जोंग। अब आपको ये फायरवॉल उनके सिस्टम्स में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक ऐसी फायरवॉल बनानी पड़ेगी जो सबके सिस्टम में इंटीग्रेट हो सके। फिर उसके बाद आप उन सब के सिस्टम्स में फायरवॉल इंटीग्रेट करेंगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि ये फायरवॉल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन हो सके। अब ये तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं। उसके बाद हैं आपके कॉस्ट के इश्यूज़ हैं कि इसको चलाने के लिए ख़र्चा भी तो आएगा। आपने जो डाटा सेंटर्स लगाने हैं, आपने जो सर्वर्स लगाने हैं, या अगर PTCL भी डाटा सेंटर लगाता है या टेलीनॉर भी लगाता है, वो फ्री में तो लगाएंगे नहीं, गवर्नमेंट से चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका इसका जो इनिशियल सेटअप या इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी कि आपने ये चीज़ बनवानी है, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई कंपनी बनाती भी है तो अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको, इन ईयर्स। उसके अलावा ये इस चीज़ को कभी भी परफेक्ट नहीं कर सकते, और ये चीज़ अगर परफेक्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ के इश्यूज़ होंगे। उसके बाद आपके इंटरनेट स्पीड के इश्यूज़ होंगे। तो आपको ये चीज़ परफेक्ट चाहिए किसी भी हाल में। तो आपको इनिशियल सेटअप कॉस्ट, डेवलपमेंट की, उसके बाद सर्वर्स ख़रीदने की, डाटा सेंटर बनाने की, ये सारी चीज़ें आपको उसमें आएंगी। और उसके बाद जो होगी उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट। अब ऑपरेशनल कॉस्ट ये है कि आपने एक चीज़ कंटिन्यूसली आप उसे 24/7 रन कर रहे हैं, तो वो डाटा जनरेट कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी हार्ड डिस्क फुल होंगी, आपके डाटा सेंटर फुल होंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा ट्रैफिक है वो हैंडल हो सके। तो आपकी जितनी भी ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसके बाद आपके जो डेवलपर्स होंगे, जो नेटवर्क इंजीनियर्स होंगे, जो आपकी कंपनीज होंगी जो इस फायरवॉल पे लगातार काम कर रही होगी मेंटेनेंस पे, तो वो भी तो चार्ज करेंगे। तो आपको पूरी एक अलग एजेंसी या ब्रांच चाहिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो कि अभी मैंने आपको कही है, ये भी मेंटेनेंस में ही आती है। उसमें आपके जो सॉफ्टवेयर के अपडेट्स होंगे, जो पैचेस होंगे, उसके बाद आपने जो मॉनिटरिंग करनी है या आपकी जो लीगल कंप्लाइंस है वो सारी आपने देखनी है। तो
वो भी आपको अलग टीम चाहिए, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, तो वो भी आपको टेक इन अकाउंट करनी पड़ेगी कि भाई हम ये भी हमारी कॉस्ट में आएगा या हमारी कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जो है वो है आपका नेटवर्क ओवरलोड। नेटवर्क ओवरलोड ये है कि आपने इंटरनेट और यूज़र के दरमियान एक फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया है। अगर हम ये चीज़ अज्यूम करें कि भाई बहुत अच्छे इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी फायरवॉल बनाई है, उसका फिर भी ओवरलोड आएगा आपके इंटरनेट पे। अगर आपकी फायरवॉल रन कर रही है, आपकी इंटरनेट की स्पीड कंसिस्टेंटली स्लो होगी, और जितनी ज़्यादा देर ये रन करेगी उतनी ही ज़्यादा ये स्लो होता जाएगा। स्केलेबिलिटीज़ के इश्यूज़ तो मैंने आपको साथ साथ बता ही दिए हैं कि आपने सर्वर्स नए लेने हैं या वो चीज़ें करनी है, पर जो लेटेंसी और बैंडविड्थ का इशू है ये सबसे पहले हमें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं इन आवर्स या इन डेज, तो आपको वो रिक्वेस्ट उतनी ही जल्दी प्रोसेस करके आगे भी भेजनी है ताकि एक यूज़र 2-2 मिनट एक रिक्वेस्ट के लिए बैठा ना रहे। ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि मेरे माइंड में थे एक फायरवॉल बनाने में जो आ सकते हैं। तो उसके अलावा ये सब करने के बाद भी आप फुल कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते इंटरनेट पे, या आसान अल्फाज में कहें तो सोशल मीडिया पे। तो फुल कंट्रोल हासिल करने के लिए आप कहेंगे अगर चाइना फुल कंट्रोल हासिल कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। अब चाइना के मॉडल और पाकिस्तान के मॉडल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना एक तो एक्सटर्नल जितना भी कंटेंट है वो ब्लॉक करता है, उसके बाद उनका जितना भी सोशल मीडिया है वो इन हाउस है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फेसबुक नहीं यूज़ करते, वो यूट्यूब नहीं यूज़ करते, वो अपनी लोकल कंपनीज यूज़ करते हैं। अगर यूट्यूब पाकिस्तान में है, अगर वो पाकिस्तान की कंपनी है, तो फिर आपको फायरवॉल इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक लीगल लेटर लेके उनके ऑफिस में जाएंगे, वो आपको डेटा प्रोवाइड कर देंगे, या आप एक लॉ में कोई एग्जाम्पशन करेंगे या फिर कोई नया कानून बनाएंगे और वो आप कंपनी को जाके बोलेंगे कि भाई इस कानून के तहत हमें डाटा दें, तो वो आपको आपकी अपनी कंट्री की कंपनी आपको डाटा दे देगी। पर आप यूट्यूब से ये मुतालबा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के लॉज यूट्यूब पर नहीं लागू हो सकते, क्योंकि वो एक अमेरिकन कंपनी है। अगर आप पाकिस्तान के लॉज उन पर लागू करना चाहेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब ब्लॉक करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट सोल्यूशन मेरा यही है टोटल कंट्रोल के लिए, आप सब कुछ ब्लॉक करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप बिल्कुल स्टोन एज में सारी टेक्नोलॉजी को लेके चले जाएं, A to Z सब कुछ ब्लॉक कर दें, तो इस केस में आपको फुल कंट्रोल हासिल हो सकता है इंटरनेट पे। अगर आप उसके बाद अपनी सोशल मीडिया कंपनीज रोल आउट करना चाहते हैं या अपना कोई टिकटॉक बनाना चाहते हैं, अपनी कोई फेसबुक बनाना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड। पर जब तक कंपनीज आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान हैं उन पे डेटा का कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। अब इतना सब कुछ करने के बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो यूज़र्स को तो कुछ ख़ास बेनिफिट है नहीं है, पर गवर्नमेंट को इसको बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले तो ये डेटा गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ कर सकती हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। आप देख सकते हैं कि आपका नेशनल सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ है या उस तरह के कुछ इश्यूज़ है, आप उसमें ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी एंटिटी है जो ये डेटा यूज़ करेंगी, मुझे नहीं लगता लीगली वो यूज़ कर सकते हैं, पर इस डेटा का कंट्रोल आपकी नेटवर्क कंपनीज़ के पास भी होगा। अगर फायरवॉल PTCL पे लगी हुई है तो PTCL के पास आपके सारे PTCL की यूज़र्स का डेटा लॉग होता रहेगा लीगली। उसके बाद यही केस टेलीनॉर के साथ है, यही केस बाकी जो भी आपकी डेटा प्रोवाइडिंग कंपनीज़ है उसके साथ भी है। बेसिकली यही था मेरा ओवरऑल एनालिसिस के फायरवॉल बेसिकली है क्या और उससे आप क्या अचीव कर सकते हैं, क्या उससे आप नहीं अचीव कर सकते, और उसको बनाने में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।